नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है। 5 राजस्व निरीक्षकों का किया गया तबादला। कई तहसीलों में निरीक्षकों की जिम्मेदारी बदली गई है। अनिल गुप्ता, रमेश चंद भेजे गए हैं लक्सर। संजय कुमार को भेजा गया भगवानपुर। आदेश कुमार को रुड़की से हरिद्वार किया गया ट्रांसफर। ओम प्रकाश को भगवानपुर से रुड़की किया गया है ट्रांसफर। डीएम ने उपजिला अधिकारियों को किया आदेशित। जवाबदेही तय करने की दिशा में डीएम ने ये कार्रवाई भी की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संजय कुमार को भगवानपुर भेजा गया है और ऐसे में आदेश कुमार को रुड़की से हरिद्वार भेजा गया। तो ओम प्रकाश को भगवानपुर से रुड़की ट्रांसफर किया गया है। डीएम ने उपजिला अधिकारियों को भी आदेशित किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जवाबदेही तय करने की दिशा में डीएम ने ये कार्रवाई की है। तो 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला इस दौरान किया गया है। कई तहसीलों में निरीक्षकों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं और अनिल गुप्ता, रमेश चंद भेजे गए हैं लक्सर। संजय कुमार को भगवानपुर भेजा गया है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण माना ने गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोनू वार्नर द्वारा फर्जी कागजातों के आधार पर लगभग 50 करोड़ की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है, जिस पर एसआईटी का गठन भी किया गया है। मारा ने कहा है कि इस प्रकरण में आईजी कार्यालय से जुड़े 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी रोजाना मोनू वार्नर से 4 से 5 बार बातचीत होने की पुष्टि भी की गई है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक आईजी स्वरूप पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। सभी विषय आपसे मैं कर चुका, आपदा, एनसीआरबी की रिपोर्ट, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैंने आज आईजी गढ़वाल को पद से हटाए जाने की मांग सरकार से की है। मोनू बॉलर का जो प्रकरण है, जिसमें 50 करोड़ की संपत्ति फर्जी कागजात के आधार पर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। एसआईटी का गठन हुआ। मोनू बॉलर के साथ साथ आईजी स्वरूप जी के दफ्तर से संबंध रखने वाले 2 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं और ये 2 पुलिसकर्मी एक बड़े अधिकारी के आदेश पर पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किए गए और उन पुलिसकर्मियों के द्वारा रोज 4 से 5 बार मोनू बॉलर से बातचीत होते हुए पाई गई है। हम उन बातचीत को रिकॉर्डिंग की मांग करते हैं और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन पुलिसकर्मियों के फोनों से किसी बड़े अधिकारी ने मोनू बॉलर से बातचीत की होगी। और जब तक आईजी अपने पद पर रहेंगे तब तक मेरा ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में पहले भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करती रही है। आज फिर एक बार कांग्रेस ने ऊधम सिंह नगर के जसपुर में जन आक्रोश रैली की और सरकार को जगाने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, जसपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता आज त्रस्त है और जो विकास हमारा हमेशा एजेंडा रहा है, विकास की बात कांग्रेस ने की है। आज उसी मुद्दों को लेकर हमारे जसपुर के माननीय विधायक आदेश चौहान जी यहाँ पर जब माननीय हरीश रावत जी की गवर्नमेंट की सरकार थी, उस दौर में स्टेडियम के निर्माण के लिए 1 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई थी और 4 दीवारी बाउंड्री वॉल भी बनी थी। उसके बाद भाजपा की सरकार के आने के पश्चात उस पर 1 रुपया भी धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है। यहाँ पर जो डैम है, दशकों से वहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित महज इसलिए हैं कि उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया है।
उसको राजस्व बनना चाहिए, ये मांग है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, सुचारू करने के लिए, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर इस क्षेत्र में ट्यूबवेल का निर्माण होना चाहिए। पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने एचएनएन से खास बातचीत में राहुल गांधी के आरोपों को लेकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों और देवी आपदा सेवा पखवाड़ा तक अपनी बात रखते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि चाहे सियाना चट्टी हो या फिर यमुनोत्री विधानसभा, हर जगह बिना भेदभाव के काम किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। धन्यवाद आपका। पहली शुरुआत आपसे यह सवाल की यही है कि एक बहुत बड़ा आरोप जो है लगातार जो है लग रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की जा रही है राहुल गांधी की ओर से कि वोट चोरी की जा रही है और भाजपा पर यह सबसे बड़ा आरोप है। प्रजातंत्र में इस तरह का आरोप को किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और जो कांग्रेस जिसको युवा का नाम दे रहे हैं, 50 तो क्रॉस कर ही दिए हाफ सेंचुरी, लेकिन आज भी जिस तरीके का आरोप हो भाजपा पे लगा रही वोट चोरी का, तो मुझे लगता है वो भाजपा पे आरोप नहीं, वो 140 करोड़ की जनता पे वो आरोप है। मतलब आपको विश्वास नहीं रहा, खुद पे तो विश्वास नहीं है, अब आपको जो है जनता पे भी विश्वास नहीं रहा, इसलिए आपके पास कुछ भी प्रोपोगेंडा अपनाएं और जाके जनता को आप जो है इस तरीके से अब उन जनता पे आपने आरोप लगाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एक जो है पार्टी नहीं है, एक तरीके से 365 दिन काम करने वाला एक संगठन भी है जो जनहित में काम करती है। अभी आप देख रहे होंगे, चाहे आपदा का समय हो, चाहे कोरोना काल हो, किसी भी समय हो, वहाँ पे आपका भारतीय जनता पार्टी का संगठन का व्यक्ति एक जो है बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय लेवल का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है हर जगह जो है ज़मीन पे काम करता है। हमारा प्रधानमंत्री जाके झाड़ू पकड़ करके सफाई अभियान में, स्वच्छता अभियान में काम करता है, लेकिन वो काम जो है कांग्रेस को दिखते नहीं, राहुल गांधी को दिखते नहीं है। उनको एक चीज़ एलिगेशन लगाने दिखते हैं और उनकी वो फितरत बन गई है। अब करे भी क्या है, उनके दुकान में कुछ सामान ही नहीं बचा है। चलिए, ये तो बात आपने राहुल गांधी को लेकर की, लेकिन उन्हीं के विधायक ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आए, फौरी तौर पर जो उन्होंने राहत आपदा को लेकर दी वह कम है। जहाँ चुनाव है वहाँ पर ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ चुनाव नहीं वहाँ पर जो है इत्सरी की जा रही है। देखिए, कांग्रेस के जिस भी व्यक्ति ने या विधायक जी ने, मैं विधायक शब्द का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन जो उनकी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विचारधाराएं, उनकी सोच है, वो शायद वो खुद अपने आप को नहीं उसका आंकलन कर पाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस उत्तराखंड के लिए वो दिया है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। आपके किसी भी फील्ड में हो, चाहे सीआरएफ की जो सड़कें थी, आज तक सबसे ज़्यादा बजट जो है हमें सीआरएफ का, कई सारी सड़कें थी जो कभी बन भी नहीं सकती थी, उसके लिए केंद्रीय सड़क निधि के द्वारा जो है प्रधानमंत्री जी ने हमें बजट दिया। रही आपदा के दौरान 1200 करोड़ रुपए हमें दिए हैं, लेकिन उसके बाद अभी जो है देहरादून और चमोली में फिर से आपदा आई है, और जिसका आकलन करके हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है हमेशा काम के प्रति एक्टिव हैं, काम के प्रति उत्तराखंड के प्रति सजग हैं। और मुझे लगता है वो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जो अभी आपदा आई उसके लिए आपको जो इतना बजट दिया गया, एंड डेफिनेटली जो अभी बीच में जो आपदा हुई है, देहरादून में हो, चमोली में हो, अन्य जगह में, उत्तरकाशी क्षेत्र में भी हुई है उसके बाद, तो मुझे लगता है डेफिनेटली माननीय प्रधानमंत्री जो है इस उत्तराखंड को जो है हमेशा अपना आशीर्वाद रखते हैं, और उत्तराखंड के लोगों के साथ उनका एक पुराना रिश्ता नाता है। और जो कांग्रेस के लोग हैं उनके बेतुकी बयान है, मुझे नहीं लगता कि उनके बयानों को कोई तवज्जो देना चाहिए, और ना जनता दे रही है और ना औरों को भी देना चाहिए। उत्तरकाशी का आपने जिक्र किया, उत्तरकाशी के धराली में जिस तरह से हुआ, और उसके बाद जो है अब चैलेंजिंग ये बन गया है कि वहाँ पर किस तरह से जो है पुनर्वास का कार्य किया जाए, क्योंकि लोगों को अपने आवास की भी चिंता है, रहने सहने की भी चिंता है, और ये भी चिंता है कि वो आगे किस तरह से अपने लालन पालन कर पाएंगे। उसके लिए जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है, और आप धरातल पर किस तरह से तस्वीरों को देखते हैं? कि मैं आपको बताना चाहूँ, अभी मैं कल शाम को ही मैं देहरादून पहुँचा हूँ। कंटिन्यू जब से आपदा थी मैं जाके चाहे
उत्तरकाशी क्षेत्र हो, चाहे अपनी विधानसभा क्षेत्र हो, प्रोला विधानसभा में प्रत्येक जगह गया हूँ। चाहे आपकी जो है यमुनोत्री विधानसभा सहारा चट्टी में भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी आए तब भी भ्रमण किया, तो वहाँ का हमने आकलन भी किया है। और साथ साथ कर जो पीड़ित है, किसान है, बागवान है, उन तक पहुँचे हैं और उनके क्या व्यवस्था हो सकती है, सरकार से क्या व्यवस्था हो सकती है, तहसील लेवल से क्या हो सकती है, जिले लेवल से क्या होती है, आपदा मिटिगेशन से क्या हो सकती है, आपदा राहत कोष में क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, वो सारी चीज़ें हमने कोशिश करी है। और आने वाले समय में जो बड़े स्केल पे जो क्षति हुई है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है चिंतित है। और यही नहीं, आपने देखा होगा अभी पिछले हफ्ते जो है केंद्र सरकार से जो है एक आपदा टीम आई थी, जो गठित करके आई थी, जिन्होंने इसका आकलन किया। उसके बाद जो है उसके बावजूद भी हमारी प्रदेश की जो पूरी आपदा टीम है वो लगी हुई है, जिला प्रशासन लगा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह जो है खुद अपने जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहाँ के लिए हमें पुनर्वास की बात हो, चाहे उनके आवास की व्यवस्थाएं हो, उनके रहने की व्यवस्था के साथ साथ उनके जो है कई लोगों के जो जैसे बागवानों की जो है बगीचे ख़त्म हो गए हैं, सड़कें टूटी है, तो उस सब को जो है कैसे रिबिल्ड किया जाए, उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है। और कई जगह जो है काम चल रहा है। जैसे सड़कें अभी तक मैं आपको बताना चाहूँ, मेरी विधानसभा में मैक्सिमम सड़कें क्लोज हुई थी, लेकिन मैं तभी क्षेत्र में, आप जो है देहरादून आए हो कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, कई सारी चीज़ों पर डिस्कस करना है, क्षेत्र के हित में क्या काम अच्छे हो सकते हैं। तो तब मैं तभी क्षेत्र में आया जब सारी सड़कें खोल दी गई। 1-2 सड़कें मुश्किल से बनी, उन पे कार्य गतिमान है और आने वाले समय में बहुत जल्दी वो भी खुल जाएगी और जो जनजीवन है वो ठीक से फिर से अपनी पटरी पे आएगा, जो लोग काम करना शुरू करेंगे। दुर्गेश्वर लाल जी को आप सुन रहे थे। इन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी और साथ ही देश प्रदेश के अहम मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HN24/7 देहरादून। टिहरी जिले में लंबगांव क्षेत्र के युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मामला मचा दी है। युवक का कहना है कि पुलिस चौकी में उसके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया गया है, कि पुलिसकर्मियों ने उसे निर्वस्त्र कर डंडों से पीटा, पानी मांगने पर थूक और जूते चटवाकर जबरन पिलाया गया। इतना ही नहीं, युवक ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड और केदार सिंह हत्या प्रकरण के खिलाफ आवाज उठाने की सजा के तौर पर उसके साथ ये सब क्या किया है। टिहरी पुलिस पर एक युवक पर बर्बरता करने के आरोप लगे हैं। युवक हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके के आरोप ये टिहरी पुलिस पे लगा रहे हैं। केशव, आप सोशल मीडिया पर पुलिस पर सवालिया निशान उठाते आए हैं। आपका अब आरोप है कि पुलिस ने इसी वजह से आपको जो है टॉर्चर किया है और बहुत सारे जो है आपके इल्ज़ाम हैं। किस तरीके के आरोप हैं आपके? ये जो है ये 9 मई की घटना है ये। और मैं चंबा में काम करता था, जेसीबी चलाता था, तो मैं मसूरी रोड पे घूमने जा रहा था शाम 4:30 बजे। एक स्विफ्ट कार आई पीछे से स्पीड में और उसमें 2 लोग थे और वो ज़बरदस्ती मेरे को गाड़ी में डाला और फिर कद्दू खाल तक ले गए और कद्दू खाल से फिर वापस उसी रास्ते आए और ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। और वहाँ थोड़ी देर बिठाए इन्होंने मेरे को। फिर वहाँ आया धर्मेंद्र रोंतेला जैसे आया उसने मेरे को थप्पड़ मारना चालू कर दिया। थप्पड़ मारे उसने, फिर डंडे से मारा, बेल्ट से, और मतलब बहुत तेज़ मारा उसने। और जब मेरी पेशाब निकल गई फिर बोल रहे अब इस पेशाब को पी की। फिर जब मैंने मना किया, मैंने कहा मैं नहीं पी रहा, फिर मतलब मारते गए और बाद में मेरे को पेशाब पीनी ही पड़ी। जब ज़्यादा मारा उन्होंने फिर पी मैंने वो पेशाब। फिर ये ले गए मेरे को दूसरे रूम में। फिर वहाँ मतलब उसने जूता चटाया अपना। और फिर कुछ देर बाद बाबू खान, जो लमगांव के पुलिस वाले, बाबू खान और संजीव कुमार और एक कर्ण सिंह, ये 3 आए पुलिस वाले। और जैसे ये तीनों आए, बाबू खान ने मेरे को लात से मारना चालू कर दिया। जैसे ही आया उसने जैसे दरवाज़ा खोला वैसी लात से मारना चालू कर दिया मेरे को। फिर इन्होंने मतलब ये सारे पुलिस वाले, नंगा तो मेरे को कर ही रखा था, फिर इन्होंने मेरे को उल्टा किया और सारे के सारे जितने भी थे ये पुलिस वाले कांस्टेबल, सब ने मेरे को उल्टा करके सब ने पाँव रखा मेरी पीठ पे और हाथ पकड़ के तेज से फिर उल्टा करके पाँव में डंडे से मारना चालू कर दिया।
फिर डंडे से मारा इन्होंने। फिर ये जो इंस्पेक्टर है धर्मेंद्र रौतेला, इसने जितने भी ये पुलिस वाले से अव्वल सबके जूते चाट की। फिर इसने सबके जूते चटवाए मेरे से। हाथ में मारा, इतने मोटे मोटे सूज रखे थे मेरा हाथ भी पाँव भी, और सूज रखे थे। तो फिर इस धर्मेंद्र रौतेला ने, जो ये सारे पुलिस वाले थे, इनको बोला तुम थोड़ा बाहर जाओ। फिर सारे के सारे बाहर गए। फिर इसने मेरे सर में पेशाब की। इसने, ये धर्मेंद्र रौतेला है जो इंस्पेक्टर लंबगांव का, इसने पेशाब की। फिर आए ये अंदर पुलिस वाले। फिर इन्होंने क्या किया कि पाँव तो मेरे सूजी रखे थे, फिर इन्होंने एक ने इधर से पकड़ के, एक ने इधर से पकड़ के इधर उधर मेरे को चलाने लगे कि चल की इधर। फिर चलवाए इन्होंने इधर उधर। फिर जब मैं चिल्ला के गला सूखा मेरा, मैंने कहा पानी दे दो थोड़ा पीने के लिए। फिर एक कांस्टेबल शेखर है, उसने पानी लाया गिलास में, और जैसे वो मेरे को दे ही रहा था पानी, तब तक इस इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला ने बोला कि ये गिलास इधर दे के। फिर भाई जी उसने थूका, उसमें गिलास में थूका, और फिर बोला पी के। अब मना करता तो खैर मार तो रही थे वो, फिर मैंने पी ही लिया वो पानी। फिर मेरे सर में जूता मारा इस इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला ने, और हाथ सूज रखे थे बहुत, हाथ में डंडे मारे गए थे। हाथ में इन्होंने फ्रिज से बर्फ़ का गोला निकलवाया, वो पकड़वाया मेरे हाथ में। और फिर ये जब मार रहे थे मेरे को, इन्होंने जो है एक SHO है जितेंद्र कुमार, ये पहले हिंदोला खाल में था। आप देखना गूगल पे सर्च मार के। ये क्या कर रहा था, शराब बेचते हैं ब्लैक में, उनसे रिश्वत ले रहा था। 10,000, 15,000, 20,000 ऐसी रिश्वत ले रहा था। तो मेरे को भेजी किसी ने इसकी रिकॉर्डिंग रिश्वत की कि जिसे ले रहा था। फिर मैंने इस पर वीडियो बनाई, और उस टाइम ये सस्पेंड भी हुआ था। और मेरे बयान भी लिए थे। CO थे उस टाइम सुरेंद्र प्रसाद बलूनी, उन्होंने मेरे बयान भी लिए थे, और ये दर्ज हो रखा है वहाँ। आप ये बताइए, आप किस तरीके के वीडियोस बनाते थे? क्या सिर्फ पुलिस के गलत चीज़ों को लेकर, या हर किसी चीज़ों को लेकर आपने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई? मतलब किस तरीके ओवरऑल आपके जो वीडियोस थे पुलिस के खिलाफ, वो किस तरीके की आवाज़ आप उठाते थे? मैं जैसे, मतलब मेरा टॉपिक तो सिर्फ पुलिस पे ही था। मतलब जैसे ये केदार भंडारी को लक्ष्मण झूला थाना पुलिस वालों ने मारा। फिर ये एक रणवीर सिंह रावत है घनसाली का, ऋषिकेश कोतवाली ने उसको मारा, फिर जेल में उसकी मौत हुई थी, ठीक है। फिर जैसे ये अंकिता भंडारी हो गया, और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाता था। आजकल आपने देखा होगा, 1.5 महीने पहले भी ये कोटाबाग का था एक लड़का, ठीक है, कोटाबाग का एक लड़का था। पुलिस ने उसकी पिटाई करी, और बाद में उसने जहर खा लिया। आपने भी ये खबर सुनी होगी। जैसे मतलब ऐसे टॉपिक रहते थे ना, तो इनको जैसे किसी पुलिस वाले ने कहीं पर रिश्वत ले ली, तो मेरे टॉपिक ये रहते थे, उन पर फटक से वीडियो बना के डाल देता था। तो साफ तौर पर ये बात सामने आ चुकी है कि जांच को लेकर जो है केशव किसी भी तरीके से पुलिस जांच को लेकर संतुष्ट नहीं है। मांग एक ही है कि किसी भी रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जो जांच है वो कराई जाए। देखना होगा क्या इस मामले में पुलिस की जांच में कोई आगे की छानबीन में कुछ चीज़ें निकलती हैं, या ये मामला यहीं दब के रह जाता है। उत्तराखंड में हेली सेवा के 45% बढ़े किराए को लेकर बीजेपी विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा है कि पहाड़ों में मौसम अक्सर खराब रहता है, और आपदा के समय जब सड़कें बंद हो जाती हैं तो हेली सेवा ही राहत और बचाव का सबसे बड़ा सहारा बनती है। उन्होंने कहा है कि हेली सेवा के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर राहत सामग्री पहुंचाने तक का काम संभव होता है, इसलिए किराए में बढ़ोतरी को केवल नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। चौहान ने कहा है कि यात्रा से जुड़े लोग भी हेली सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं, और अगर कहीं कोई कमी है तो उसे दूर किया जाएगा, लेकिन सेवा को जारी रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए, पहाड़ में भले मौसम तो ख़राब रहता है, लेकिन हेली सेवा भी कहीं ना कहीं, क्योंकि गाड़ी भी एक्सीडेंट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हेली सेवा भी पहाड़ के लिए, जैसे इस समय धराली में आपदा आई तो सारी सड़कें बंद हो गई थी। अगर हेली सेवाएं नहीं चलती तो वहाँ कैसे लोगों को बचाया जा सकता था, कैसे वहाँ पे राशन और इत्यादि जो सामग्री थी कैसे पहुँचाई जा सकती, घायलों को कैसे लाया जा सकता। तो यात्रा की दृष्टि से भी लोग हेली से सेवा करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाती है तो इसके लिए इतना बड़ा कोई वो नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा और हेली सेवा प्रारंभ होनी चाहिए।